नाइट के प्रायोजक हैं बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, MDH और गैलेंट एडवांस TMT रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की। लाखों दियों से रोशन हुई है राम की नगरी अयोध्या। 25 लाख से अधिक दियों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है और राम नगरी का 500 साल का इंतजार इस बार खत्म हुआ है, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही ये पहला दीपोत्सव मनाया अयोध्या वासियों ने। आपको दिखाएंगे विशेष खबर और सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही साथ बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर एकता नगर में दिया 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। इसके साथ ही साथ बात होगी लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में पूरी हुई भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। इससे जुड़ी हुई खबर विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर, जहां तथ्यहीन आरोप लगाने वाली कांग्रेस पर चुनाव आयोग की खरी खरी 1600 से अधिक पन्नों का जवाब देकर उड़ाई है आरोपों की धज्जियां चुनाव आयोग ने। बीजेपी ने भी इसमें वार किया है। इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर को इंफ्रा विकास का बड़ा उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 280 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को होगी सुविधा। रक्षा उत्पादन में भारत की तेज उड़ान को पीएम ने सराहा। लिंक्डइन पोस्ट में गिनाई रक्षा निर्यात, स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपलब्धियां। कहा, रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर ही नहीं ग्लोबल लीडर बनाएंगे। खत्म हुआ राम नगरी अयोध्या का 500 साल का इंतजार। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद पहला दीपोत्सव मना रहे हैं अयोध्या वासी। लाखों दियों के प्रकाश से कण कण हुआ रोशन। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या आकर ताल ठोकना चाहते हैं राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग। लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में पूरी हुई भारत चीन सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। स्थानीय कमांडर स्तर पर दोनों पक्षों के बीच नियमित संवाद। और हरियाणा चुनाव को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाकर फंसी कांग्रेस। चुनाव आयोग ने 1600 से अधिक पन्नों का जवाब देकर उड़ाई आरोपों की धज्जियां। भाजपा ने किया वार, बताया लोकतंत्र कमजोर करने का कांग्रेस का सोचा समझा प्रयास। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की। दीपों से रोशन हुई है राम नगरी अयोध्या। 500 साल बाद ऐसी दीपावली अयोध्या में आई है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला उसमें विराजमान है। अयोध्या का कण कण दीपों की रोशनी से नहाया हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या की ये दीपावली 500 साल बाद आई है। शताब्दियों में ये पहला मौका है जब राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला उसमें विराजमान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धापूर्वक रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, साथ ही मंदिर परिसर में दिए जलाए। यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में
500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए। सरयू घाट का नजारा तो अद्भुत अलौकिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरयू की आरती की। उसके बाद दियों से घाट जगमगा उठे। सरयू घाट राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 28 लाख दिए और पूरी अयोध्या में कुल करीब 35 लाख दियों का प्रकाश। लेजर एंड साउंड शो, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये वो अयोध्या है जो अब दुनिया में सभी को आकर्षित कर रही है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तब नगरवासियों ने खुशी में दीपोत्सव मनाया था। उसी के बाद से दीपोत्सव मनाने की शुरुआत मानी जाती है। इस बार सरयू पर रिकॉर्ड 28 लाख दिए प्रकाशित किए गए। वहीं 1100 लोगों ने सस्वर वेद पाठ किया। दिए और वेद पाठ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वही अयोध्या है जहां साल 2017 से पहले बिजली नहीं होती थी, लेकिन आज की अयोध्या न्यारी है, विश्व में सबसे प्यारी है। सत्य सनातन की विरासत और विकास की नगरी अयोध्या अब एक नए स्वरूप में विरासत और विकास दोनों की झलक लिए हुए अलौकिक आभा में लिपटी हुई है। विरासत की यही आभा नए भारत, विकसित भारत की प्रेरणा बन रहा है। अयोध्या से अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अयोध्या का श्रृंगार अद्भुत है, अलौकिक है और विरासत और विकास की अनुपम आभा, अनुपम छटा समेटे हुए अयोध्या की राम नगरी आज सजी हुई है। तो राम की नगरी अयोध्या में 25 लाख दीपों से जगमगा रही है। दीप प्रज्वलन और उसकी ज्योति का सनातन धर्म में क्या महत्व है, ये जानने के लिए देखते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये विशेष रिपोर्ट। लंका मेदा लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताने वाले प्रभु श्री राम की अयोध्या ने नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। ये विलक्षण है इस मायने में भी क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। 14 वर्ष के वनवास के बाद, त्रेता युग में रावण के वध के बाद इसी अयोध्या से दीपावली की परंपरा तब शुरू हुई थी जब भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ था। और अब जबकि 500 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ है अयोध्या में ही प्रभु श्री राम का, यानी कि जब वो अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं श्री राम लला के मूर्त रूप में, तो ये अयोध्या की पहली दीपावली है। अयोध्या की ये पहली दीपावली इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि अयोध्या ने यहाँ विश्व कीर्तिमान बनाया है। एक नहीं, दो विश्व कीर्तिमान। अयोध्या की राम की पैड़ी ये साक्षी है अद्भुत अलौकिक दीपोत्सव की। साल 2017 से शुरू हुआ ये सिलसिला अनवरत जारी है और साल 2017 के बाद से आज यह 8वां संस्करण है अयोध्या के दीपोत्सव का। इसमें से केवल साल 2017 को छोड़कर हर वर्ष अयोध्या ने अपने दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाया है। 2018 में 3,01,000 दीपों का विश्व कीर्तिमान, 2019 में 4,04,000, 2,20,000 में 6,06,000, 2021 में 9,41,000, 2022 में 15,76,000 और 2023 में 22,23,000 दीपों का रिकॉर्ड रहा। और इस बार 28 लाख दीपक इस समूचे अयोध्या के सरयू के 55 घाटों पर सजाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में दीपों का महोत्सव हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। दीपों को देव का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, साक्षात ज्ञान का स्वरूप माना गया है। हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम जब जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की बात करते हैं, हम जब विश्व बंधु भारत की बात करते हैं, तो हम इस बात का भी आह्वान करते हैं कि युवा शक्ति आगे आए, आत्मबल से बढ़े, नया भारत गढ़े और उस बात को चरितार्थ करें जिसमें यह कहा गया है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने 9 दधीच हड्डियां जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं।
अयोध्या की राम की पैड़ी से अपने सहयोगी योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो भव्य और नव्य अयोध्या का यह रूप सभी के दिलों को भा रहा है। ये आपने देखा कि किस तरह से सज कर तैयार हुई है इस दीपोत्सव के लिए अयोध्या। एक बार फिर 7वीं बार लगातार एक नया रिकॉर्ड अयोध्या में 25,12,000 से अधिक दियों का बनाया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर जा रहे हैं, दिए जला रहे हैं, सजावट हो रही है। और भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत की तरह के लिए 632 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। ये स्पेशल ट्रेनें तकरीबन 7,000 ट्रिप लगाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। इसके लिए मध्य रेलवे 64 त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। मध्य रेलवे द्वारा संचालित 64 ट्रेनों से 504 ट्रिप्स लगाए जाएंगे। और ऐसे ही ईस्ट कोस्ट रेलवे 26 ट्रेनों के माध्यम से 354 ट्रिप, पूर्व मध्य रेलवे 48 ट्रेनों के जरिए 680 ट्रिप, ईस्टर्न रेलवे 44 ट्रेनों के जरिए 426 फेरे और उत्तर मध्य रेलवे 18 ट्रेनों के माध्यम से 156 फेरे लगाएगी। रेलवे के अन्य डिविजन्स भी इसी तरह की यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन्स का संचालन कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो इस डिवीजन में 30 ट्रेनों के माध्यम से 298 फेरे लगाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 26 ट्रेनों के जरिए 238 फेरे लगाएगी। वहीं उत्तर रेलवे 66 ट्रेनों के जरिए 827 ट्रिप और उत्तर पश्चिम रेलवे 46 ट्रेनों के जरिए 696 ट्रिप्स लगाएगी। दक्षिण मध्य रेलवे भी त्योहार के लिए 88 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें 740 ट्रिप्स लगाएंगी। ऐसे ही दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा 8 स्पेशल ट्रेनों से 52 ट्रिप, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 6 ट्रेनों से 12 ट्रिप, दक्षिण रेलवे 32 ट्रेनों से 284 ट्रिप, दक्षिण पश्चिम रेलवे 24 ट्रेनों से 56 ट्रिप, पश्चिम मध्य रेलवे 6 ट्रेनों से 40 ट्रिप्स और पश्चिम रेलवे 100 ट्रेनों के जरिए 1193 फेरे लगाएगी। तो दीपावली और छठ पूजा के लिए जबरदस्त तैयारियां की है रेलवे ने और तमाम ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ दिवाली और छठ का त्योहार मनाने के लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरी जगहों पर आ जा रहे हैं। रेलवे द्वारा भी यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तमाम इंतजामों का जायजा लेते हुए यात्रियों के साथ बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने।
अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं कि उत्तर रेलवे या भारतीय रेल के द्वारा जो स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है उसमें मुसाफिर किस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा को कैसे भारतीय रेल सुगम बना रहा है, इसका जायजा लेने के लिए अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। क्या लगता है कि रेलवे ने किस तरीके की व्यवस्था की है? आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये जो पंडाल बनाए गए हैं, पीने की पानी की व्यवस्था है, लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? मैं भारतीय रेल सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यात्रियों को सर्दी से बचने के लिए नए पंडाल बनाए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों का बंदोबस्त किया गया है। क्या लगता है कि जो 7000 ट्रेनों का ऐलान किया गया है चलाने का, उसमें मुसाफिरों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है रेलवे ने? ये जो सरकार के द्वारा व्यवस्था चलाई गई है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये ऐसी व्यवस्था जो ये पंडाल लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं अच्छे से बैठ सकें, मनोरंजन भी यहाँ बनाई गई है, सब सुविधा बढ़िया दी गई है यहाँ पे। इससे पहले कई बार भगदड़ हो जाती थी, धक्का धुक्की होती थी, अब आराम से लोग जा रहे हैं, पंडाल बनाया है, बैठने की व्यवस्था किया है, उससे कितना संतुष्ट? नहीं, इस चीज़ से संतुष्ट हैं। अभी तो उतना भीड़ भड़का नहीं दिख रहा है कि भगदड़ वाली तो स्थिति नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। बाकी तो सब ठीक है, अभी तो माहौल इतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। ट्रेनें इतना चला दिया गया है कि धीरे धीरे अपना पब्लिक निकल रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे बढ़िया काम कल हुआ क्या है, रेलवे ने मैसेज किया। जैसे हर बार 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है, इस बार 16 नंबर से जा रही है, इससे बहुत सहूलियत मिला। मुसाफिर आराम से प्लेटफॉर्म तक जाएं और प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने बॉगी में जाकर अपने बर्थ तक बैठे। इसमें रेल सेवक और आरपीएफ के जवान भी उनकी तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ उनको सहयोग कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए 632 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। 30 अक्टूबर को 164 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं और रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए प्रबंध पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय से। हमारे साथ उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। कितनी ट्रेनों की आवाजाही बुधवार को हो सकी और क्या क्या आप सुविधा दे पाए? देखिए, 45 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन आज उत्तर रेलवे द्वारा चलाई गई हैं। 45 से ज़्यादा रेगुलर ट्रेन के अलावा, इसके अलावा कुल मिलाकर 49 अतिरिक्त कोच अभी तक लगाए गए हैं विभिन्न ट्रेनों में। उसके अतिरिक्त हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं, क्लोन ट्रेन भी चला रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक यात्री अपने घर के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घर जाकर त्यौहार मना सकें। पंडाल में लोग वेट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे हैं। ट्रेन आने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है और पंडाल सभी सुविधाओं से युक्त हैं। पहले अमूमन देखा जाता था कि भगदड़ की स्थिति हो जाती थी, बहुत भीड़ रहती थी, कैओस की स्थिति होती थी। उसको रोकने के लिए आपने लाइन लगवाई है और गेट बनाए हैं, या हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल? देखिए, सकारात्मक पहल इसलिए कहेंगे कि हमारा उद्देश्य है अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित और सुविधापूर्वक अपने घर पहुंचाना, उनके घर पहुंचाना। इसके लिए हमने 3 काम किए। पहला, नई दिल्ली जैसे बड़े स्टेशनों पर रिजर्व और अनरिजर्व क्लास का सेग्रीगेशन कर दिया, उनकी एंट्री अलग गेट से कर दी है ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो और क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। सभी महत्वपूर्ण ट्रेन में जनरल बोगियां पहले 2 आगे 2 पीछे लगती थी, अभी चारों पीछे लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को अपने जनरल कोच में बैठने में असुविधा ना हो, ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। दिवाली के लिए आज रश देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में छठ के लिए जो है वो भी आपकी तैयारियां फुल प्रूफ हैं। रश बढ़ने पर भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमारी तैयारियां सारी इस रश के हिसाब से हैं। बहुत शुक्रिया। दिवाली जो है गुरुवार को है, इसके लिए उत्तर रेलवे ने कई तरह के इंतजाम किए और दिवाली के बाद आने वाले दिनों में जो छठ की तैयारियां हैं उसको भी फुल प्रूफ कर लिया है और लगातार जो है ट्रेनों का परिचालन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर सुविधा देने का उत्तर रेलवे कमर कसकर तैयार है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
और त्योहारों के मौके पर रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पूजा पर 583 विशेष ट्रेनें और भी चलाई जा रही हैं। तमाम ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिनके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए स्टेशन पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मध्य रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम विशेष ट्रेनें तो चलाई हैं, तमाम विशेष सुविधाएं भी यात्रियों के लिए दी जा रही हैं और ख़ासतौर पर रेलवे स्टेशन पर विशेष सहूलियत दी जा रही हैं। 132 ट्रेन विशेष रूप से मुंबई से विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही हैं। इन जो तमाम विशेष ट्रेनें हैं उनमें AC ट्रेनें, मिश्रित कोचों वाली ट्रेनें और बिना आरक्षण वाली ट्रेनें भी विशेष ट्रेनें दरअसल चलाई जा रही हैं। इस वक्त आओ मेरे साथ सेंट्रल रेलवे के CPRO साहब है स्वप्न लीला जी। सर, सबसे पहली बात तो इस बार हमें ये बताइए कि आपने कितनी नई ट्रेनें शुरू की है जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक इस दिवाली के मौके पर, छठ के मौके पर जाना चाहते हैं। इस बार मध्य रेलवे के द्वारा जो यात्री अपने गंतव्य स्थान तक जाने चाहते हैं उनके लिए 583 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से लगभग 200 से अधिक ट्रेनें जो हैं वो यूपी, बिहार और उस डायरेक्शन के लिए हैं। 100 से अधिक ट्रेनें हैं जो नॉर्थ इंडिया को जाएगी, जो चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, इस सभी जगहों के लिए हमारे पास से 100 जा रही है, 100 ट्रेनें जा रही हैं। तो लगभग 300 ट्रेन हैं जो हम लोग यात्रियों को नॉर्थ इंडिया में पहुंचाने के लिए एडिशनल रेगुलर ट्रेनों के अलावा जो चला रहे हैं वो है। पिछले साल कितनी चली थी, इस बार इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? पिछले साल हम लोगों ने करीब 450 ट्रेनें चलाई थी और इस साल जो हम लोग चला रहे हैं 583 ट्रेनें चला रहे हैं। तो लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी जो है हम लोगों ने टोटल ट्रेनों में भी की है। यात्रियों की सुविधा की बात अगर करें तो क्या यात्री सुविधा इस बार होगी? सुव्यवस्था भी और सुरक्षा भी। यात्रियों के लिए स्पेशल काउंटर्स लगाए गए हैं जहां पे यात्री अपने आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह पे जहां पे हम लोगों ने ये काउंटर्स लगाए हैं वहीं पे कौन सी ट्रेनें आज निकलने वाली हैं उनके लिए भी एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही में कौन से डेस्टिनेशंस के लिए अपने पास से ट्रेनें चलेगी उनका भी एक नाम निर्देशन फलक यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एडिशनल टिकट काउंटर्स खोले गए हैं। तो ये थे CPRO सेंट्रल रेलवे के, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है लोगों के लिए खासतौर पर, और साथ ही साथ लोगों का ये प्रवास सुरक्षित, आरामदायी और सहूलियत भरा हो, इसके लिए भी खास व्यवस्था की। अब लोगों से भी अनुरोध है कि इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस का एक पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है यात्रा भी सुखद होगी और उन सभी यात्रियों के लिए, उनकी यात्रा के लिए शुभेच्छा। शिव शिलार, DD न्यूज़, मुंबई। तो दीपावली और छठ पूजा की वजह से रेलवे स्टेशन में यात्रियों की संख्या भी जाहिर तौर पर बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनज़र रेलवे ने स्टेशन पर पर्याप्त जन सुविधाओं के साथ साथ अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग काउंटर बनाकर टिकट वितरण की व्यवस्था की है। इस बार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए और उनको और सहूलियत देने के लिए पूरी तरह से इस पर ध्यान दिया है, विशेष ध्यान दिया है दरअसल। और दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। दीपावली और छठ के मौके पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई व्यवस्थाएं की हैं ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर एक होल्ड अप एरिया बनाया गया है जहाँ पर अतिरिक्त जो भीड़ आ रही है लोगों की, जिनके पास टिकट्स नहीं है, जो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, उन्हें यहाँ पे होल्ड अप किया जा रहा है और अनारक्षित लोगों की टिकट जो है उनके लिए विशेष काउंटर बनाकर उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं। उसके बाद यहीं से भीड़ जो है GRP और पुलिस की निगरानी में लाइन में लगकर जो है आगे आप देख सकते हैं भीड़ लगी है, उन्हें सीधे कतारों में जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा रहा है। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाहर प्रबंध कर रखा है, टेंट लगा रखा है और जो अनरिजर्व टिकट हैं उनके लिए अलग से काउंटर बने हुए हैं। तो थोड़ा भीड़ का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, घर जाना है बहुत टाइम बाद दिवाली में। अच्छा है कि अब अपने फैमिली से मिलने को तो हर एक इंसान का इच्छुक होता है और हम भी बहुत खुश हैं कि अपने गोरखपुर जा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आएंगे। फिर
साथ ही साथ लोगों के लिए जो जन सुविधा है उस पर भी ध्यान दिया गया है। पीने के पानी के अलावा जो शौचालय हैं उनकी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की भी असुविधा न हो सके। रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी जो है वो संचालित कर रहा है, जो कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक जो है वो चलाई जाएंगी और ये संख्या हजारों में है, और ताकि लोगों को सुविधाजनक और सहूलियत जो है वो यात्रा में उसी सुविधा जो है वो मिले। इसके साथ ही साथ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में जो है वो आसानी हो सके। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ देवेंद्र रावत, नई दिल्ली, डीडी न्यूज़। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि अगर सारे रेलवे जोन्स को मिला दिया जाए तो तकरीबन 7,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स रेलवे चला रहा है। और आपने अभी ये तमाम जो विशेष रिपोर्ट्स हमारे संवाददाताओं की अलग अलग जगहों से देखी, एक बात आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि जो यात्री हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो यही अपने आप में सारी कहानी बयां करता है कि किस तरह से रेलवे ने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉल मार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं पर 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पीएम ने इन परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मशहूर केवड़िया के विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। क्षेत्र का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना पीएम मोदी की प्राथमिकता रहा है। और हरियाणा चुनाव को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाकर कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 1600 से अधिक पन्नों का जवाब देकर कांग्रेस के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। तमाम सबूत भी दिए और आरोपों को तथ्यहीन बताया। इस पर अब बीजेपी ने भी वार किया है और इसे लोकतंत्र कमजोर करने का कांग्रेस का सोचा समझा प्रयास बताया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज किया, तो बीजेपी ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कांग्रेस की आदत पर उसे एक बार फिर आड़े हाथों लिया। भाजपा कांग्रेस के आरोपों को संदेहास्पद बता रही है। भाजपा का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है,
साथ ही संवैधानिक संस्थानों पर वार करने से भी नहीं चूकती। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। वहीं चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी कांग्रेस ईवीएम की विश्वसनीयता का राग अलापे हुए है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हो या 9 बजे से लेके 6 बजे तक हो और उसके बाद उसमें 99% बैटरी बचती हो और फिर वो मशीन बंद कर दी जाए, उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया जाए, 2-3 दिन के बाद गिनती के लिए निकाला जाए और 99% बैटरी हो। दरअसल हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद हताश और निराश कांग्रेस ने अपनी रणनीति और कार्यशैली की खामियों की समीक्षा करने के बजाय ईवीएम पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव नतीजों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इस तरह के आरोप कांग्रेस पहले भी लगाती रही है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग उसके दावों को तथ्यहीन बताकर खारिज करता रहा है। इस बार भी कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1642 पन्नों का जवाब भेजा, जिसमें आयोग ने उसे जरूरी सबूत भी दिए हैं। जाहिर है यह सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा कि जिस चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करती है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना क्या जनमत का अपमान करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज यही हमारे विशेष का विषय रहेगा, आज यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कांग्रेस का ईवीएम गेम, आयोग का करारा जवाब। कांग्रेस का ईवीएम गेम क्या है, इसको इस चर्चा में लेकर आएंगे और आयोग का क्या करारा जवाब है ये आपने इस रिपोर्ट में देखा और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ धनंजय गिरी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय कौशिक जी को मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस के नेता है, बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी। और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है समीर जी आपका भी। विजय कौशिक जी, अगर आपके साथ शुरुआत करें इस चर्चा की और समझने की कोशिश करें कि हर बार, और ये सवाल एक बार नहीं बार बार उठाया जा रहा है कि हर बार जब आप लोग चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम ठीक रहती है और कहते हैं कि जनमत ठीक है, लोकतंत्र की बल्ले बल्ले, लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो सीधा मतलब मिनट नहीं गुजरता और ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ देते हैं, ये भी नहीं देखते कि पिछले अभी तक इतिहास क्या रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर झांकने के बजाय ईवीएम का ये ठीकरा कब तक चलेगा ऐसे? देखिए निखिल भाई, सबसे पहली बात कि जिस तरह सीबीआई से आज न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वो पिंजरे में बंद भाजपा का तोता है, उसी तरीके से आज चुनाव आयोग से भी कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदें नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे हैं। अब उनका जवाब जो चुनाव आयोग ने दिया है उनकी समीक्षा की जा रही है। ईवीएम अपने आप में जो चुनाव आयोग की जो प्रणाली है ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और जिन देशों से शुरू हुई थी वहां बंद हो चुकी। कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया, कांग्रेस सरकार के ऊपर बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे। तो भाई जब हमने शुरू किया तो हमें तो मालूम है ना कि इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। हरियाणा के चुनाव को लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दी और पार्टी हाईकमान ने उन सब चीजों को सत्य मानते हुए, क्योंकि खुद पार्टी हाईकमान भी जुटी हुई थी इस मुद्दे पर, तो उनको सही मानते हुए हमने चुनाव आयोग से शिकायत की। 2004 विजय जी ये सारी बातें बहुत बार, दरअसल विजय जी ये सारी बातें बहुत बार कही जा चुकी हैं। 2004 से लेकर के 2009 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद न जाने कितने विधानसभा चुनाव आप लोगों ने जीते और हर बार जब आप जीतते थे तो कहते थे कि ये जनता और लोकतंत्र की जीत है
और ये कांग्रेस की जीत है। लेकिन जैसे ही आप लोग चुनाव हारते हैं वैसे ही आप ये कहने लगते हैं कि चुनाव आयोग पर अब कोई विश्वास नहीं रह गया है। 2004 में विश्वास था, 2009 में विश्वास था, 2014 में भी विश्वास था जब आप हारे, लेकिन हारने के बाद ही विश्वास खत्म हो गया। तो ये चीज, और दूसरी बात न जाने कितने ऐसे अवसर दिए गए कि आइए और इसको साबित करके दिखाइए। तो ये अनर्गल सवाल उठाना बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दरअसल जनमत का भी अपमान है, क्योंकि एक बार भी आप साबित नहीं कर पाए कि ये इसमें गड़बड़ी क्या है और कहां से हो सकती है। निखिल भाई, आपने जो मुद्दे उठाए हैं आप मुझे के सही है। सच्चाई ये है कि पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे तो सही है, लेकिन उसका विरोध करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर पार्टी की कोई रणनीति नहीं है। एक तरफ पार्टी के रणनीतिकार कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, तो हम जैसे कार्यकर्ता कहते हैं गड़बड़ है तो चुनाव में लड़ने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है भाई। उससे तो बेहतर ही है जनता की अदालत में जाए, हम जनता को बताएं। अब हम चुनाव भी लड़ेंगे और हार जाएंगे और ईवीएम की कमियों को लेकर रोना रोंगे, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हरियाणा में सबसे बड़ी बात है जो कमियां, जिन कमियों की बात आपके नेता विजय जी, हमारी रणनीतिक चूक है। ईवीएम का मामला हमारी रणनीतिक चूक है, इस पर हमारी पार्टी एक फैसला नहीं ले पा रही। अब इसको आप रणनीतिक चूक, ठीक है, आप इसको रणनीतिक चूक बताते होंगे, इसका जवाब जो है धनंजय गिरी देंगे, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि 40 से ज्यादा ऐसे मामले हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया है और कहा है कम से कम सिस्टम पर विश्वास करना सीखिए। और इसके अलावा तमाम जगहों पर तमाम बार, और एक बार तो जिसको कहते हैं कि एक मैराथन बैठक बुलाई थी और कहा था कि आइए कोई भी ओपन फॉर ऑल आइए और हैक करके दिखाइए, तब ना राहुल गांधी और आपके कोई नेता वहां नहीं पहुंचे थे। धनंजय जी, आपको ये लगता है कि ये दरअसल जनता का अपमान है और ये जिसको कहते हैं कि ये आरोप, जैसे कि आज आपके तमाम नेता कह रहे थे कि ये आरोप हास्यास्पद नहीं है, ये संदेहास्पद है, क्योंकि अब इस तरह की बातें विदेश में भी जाके कही जा रही हैं। निखिल जी देखिए, जिस ईवीएम के साथ चुनाव होने पर 20 चुनाव कांग्रेस जीती है, उसी ईवीएम के खिलाफ जो 20 बमन कांग्रेस ने किया है उसका 1642 पन्नों का उत्तर इलेक्शन कमीशन ने दिया है। और देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर कांग्रेस को कभी विश्वास नहीं है। कांग्रेस हमेशा कथ्यात्मक बातें करती है, तथ्यात्मक बातें कोई नहीं करती है। कभी ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम का मतगणना अधिकारी यहां चला गया। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक पार्टी परिवार की पहुंच बनी हुई है, उसमें लोकतंत्र की कोई जगह ही नहीं बची है। दूसरे उनके नेता जो कह रहे हैं, 3 बातें उन्होंने कही कि सीबीआई से न्याय की उम्मीद नहीं है। पहले ये पता ही नहीं कि सीबीआई न्याय नहीं करती, कोर्ट न्याय करता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हमने किया, हमको पता है कहां से गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि लोग गड़बड़ी करते रहे हैं तो ये बता दे कहां कब गड़बड़ी किया है। क्योंकि 1996 से 2001 तक जो सीईसी थे एमएस गिल, वो इनके 2004 से 2016 तक इनके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी रहे। तो जो वहां के लोग आकर इनके राज्यसभा सदस्य बन जाते थे, कैसे बन जाते थे भाई, कौन सी गड़बड़ी करते थे, यही बता दीजिए पब्लिक में। अरे झूठ बोला है तो उसको साबित, जी आपने गड़बड़ किया उसी को कैबिनेट नोट फाड़ देने वाले राहुल गांधी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हैसियत वही नहीं रही पर हनक वही है। आप इनके यहाँ इस्ता करके देखिए इस चीजों को, तो लगातार हर संवैधानिक संस्था पर हमला करना, हर संवैधानिक संस्था पर, ना इनको किसी संस्था पर विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली भी यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही कांग्रेस की स्थिति है। इनको ईवीएम समझ में नहीं आ रहा। इमोशनल वर्सेटाइल मोदी, जो मोदी जी 24 घंटा 7 दिन प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वयं की सब कुछ, इस राष्ट्र की संविधान में स्वयं को जो होम कर रहे हैं, वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक गरीब का बेटा है, गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को जिस तरह से आत्मसात कर रहे हैं, जिस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी कहते हैं सब कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, सोनिया जी को मिल गया, राहुल जी को मिल गया, प्रियंका जी को मिल गया, यही इनकी संख्या है, यही इनकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये देश का आम दलित गांव गरीब किसान समझ रहा है। ठीक है। समीर चौगांवकर जी, आपको लगता है कि ये जो ईवीएम के ये सारा जो मामला उठाया जाता है, इसमें कोई सब्सटेंस है किसी भी तरह का? और जो ये एक तर्क दिया जाता है कि जो तमाम विकसित देश हैं वो ईवीएम पर नहीं रहता, हालांकि ये बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है कि सारे विकसित देश ईवीएम से नहीं वो होते, लेकिन फिर भी ये बार बार कहा जाता है कि देखिए अमेरिका में जी देखिए ईवीएम से नहीं हो रहा है, जो तमाम भारत में क्यों नहीं हो सकता। इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं पहली बार आज कांग्रेस के आरोपों से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया वो सही है। कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि हमारी 99 सीटें आ गई है, हम तो 40 सीटें भी नहीं आने वाली थी, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम चेक होना चाहिए। कांग्रेस को ये जरूर बताना चाहिए था। कांग्रेस को ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में तो हमें 1 सीट जीतने की स्थिति में थे, 6 सीटें हमारी कैसी आ गई है, इसकी जरूर जांच होना चाहिए। ईवीएम में कुछ गड़बड़ है जिसके कारण हम 6 सीटें जीत गए। कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए हैं, वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ रही जिसके कारण वो जीती हुई है, अन्यथा समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत नहीं सकती। देखिए, कांग्रेस की स्थिति को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अगर लोअर कोर्ट से राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो जाती है, लोकसभा के लिए सजा हो जाती है, तो मैनेज कर लिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो प्रजातंत्र की जीत है। ईडी सरकार मैनेज करती है, सीबीआई सरकार मैनेज करती है, केस सरकार मैनेज करती है, सुप्रीम कोर्ट सरकार मैनेज करती है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार मैनेज करती है, सारी संवैधानिक संस्था है केंद्र सरकार मैनेज करती है। तो कांग्रेस का ये जो लगातार आरोप लगाने का स्थिति है कि हम आरोप लगाते रहो। 20 सीटों पर इन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम के कारण भी है। तो सीटें भी कौन सी है? पानीपत शहर, बल्लभगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, फरीदाबाद एनआईटी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इन आरोपों से आप सहमत नहीं है? ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि आप जो चुनाव में आप भारी एक्सेप्ट कीजिए ना, आप तेलंगाना में जीतते हो। ठीक है, आपकी बात समझ गया। दरअसल आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के आरोप लगातार लगाते रहे हैं और अपने आत्ममंथन का समय नहीं। विजय कौशिक जी, बहुत चाहूंगा बहुत संक्षेप में जवाब दें। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि अब कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए? ये देखें कि वोटर वोट क्यों नहीं दे रहे। ये पहले भी होता था कि जब आपको लगता था कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो कुछ और होता है। तो इस पे मंथन करने की जरूरत है, ना कि ठीकरा किसी और पर फोड़ने की। नहीं निखिल भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है या ये किम जोंग वाला देश है कि जहां जो बात कह दी वही पत्थर की लगती रहे। लोकतांत्रिक देश में सभी को साथ लेकर चला जाता है। नहीं, सीधी सी बात है। देखिए, सीधी नहीं, अब आपने जो कहा, आपने किम जोंग से तुलना कर दी, इसलिए मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि सीधे तौर पर आपको कहा जा रहा है कि सबूत लाइए। आप क्या कर रहे हैं? पिछले 2014 के बाद से हर बार हर चुनाव में आप लोग कहते हैं कि जी ईवीएम हैक हो सकती है, ये टेम्पर। आप देखिए हमारे उस पे वॉल पर चल रहा है अभी कि दिग्विजय सिंह कभी कहते हैं, नहीं सुनिए, कभी कहते हैं टेम्पर हो सकती है, कभी कह सकते हैं कि जी हैक क्यों नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल हैक हो सकती है, और एक बार भी आप लोग इसके लिए कोई सबूत नहीं दे सके। मेरी बात सुनिए निखिल भाई, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा इस समय आपके चैनल पर। मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं। उसके तहत हमें अधिकार प्राप्त है, आपको भी अधिकार प्राप्त है कि अगर आप ईवीएम से संतुष्ट नहीं है और देश की जनता या विपक्षी पार्टियां सभी ये चाहती है एक चुनाव जो है बैलेट पेपर पर कराकर देख लिया जाए या सभी चुनाव वीवीपैट के द्वारा हो। चलिए, मैं इस बात पर धनंजय जी का बहुत शॉर्ट में जवाब लूंगा। धनंजय जी, जवाब लूंगा आपको। मैं चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में इस बात का जवाब दे करें। एक चुनाव क्यों ना जो है बैलेट पेपर से करा लिया जाए। यहां ये ध्यान रहे कि 80 करोड़ से ज्यादा जनता, जी 80 करोड़ से ज्यादा जनता मतदाता है। इतना किसी देश का पॉपुलेशन भी नहीं है। चलिए बताइए धनंजय जी, आपके पास। निखिल जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि आप कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में जीत जाते हैं और हिमाचल में जीत जाते हैं, तो वहां लोकतंत्र बहाल हो जाता है, ईवीएम ठीक काम करने लायक, चुनाव आयोग ठीक काम करता है। यानी कि आप बच्चे के खिलौने की तरह जो बातें कर रहे हैं। दूसरा बात, तो कांग्रेस के किम जो की बात करते हैं, कांग्रेस में किम जो कल्चर कितना हावी है कौन नहीं जानता। एक परिवार 5 पीढ़ियों से एक पार्टी को चला रहा है और किम जो से बड़ी, वहां तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं डिफेक्टो वहां रहूंगा सांसद बन के। तो भाई तो सुपर प्राइम डिफेक्टो अध्यक्ष तो वही है, डिफेक्टो पार्टी उन्हीं की। पार्टी क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। दूसरी बात आप बताइए, एक समय था जब ईवीएम की बात हो रही है, एक समय था जब बाहुबलियों के बूथ लूटने से लेकर के चुनाव कितनी जद्दुरूह प्रक्रिया हुआ करती थी, एनवायरमेंट से लेकर तमाम समस्याएं। और जिस तरह से इतनी बड़ी लोकतंत्र में दुनिया आज स्टडी करने आ रही है कि भारत में कैसे इतना बड़ा चुनाव इतने सफलतापूर्वक संपन्न हो पा रहा है। और जो जब इसको लेकर के आप कोर्ट पे जा चुके हैं, ना इस देश की न्याय व्यवस्था पर आपको विश्वास है, ना इस देश को चुनाव आयोग पर आपको विश्वास है, ना किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश को ही कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। जनता के बीच में, जनता दरअसल इसको समझ रही है।
जी, जनता इसको समझ रही है। आज हमारे पास समय इतना ही है धनंजय जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि जो आप कुछ कह रहे हैं उसके अगर उसके पीछे एक भी सब्सटेंस होता, 1% भी होता, तो शायद जनता इस बात को समझती। विजय जी भी इस बात को समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोगों का ये दबाव है और वो शायद उसको डिफेंड करना उनकी मजबूरी है फिलहाल। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, विजय जी आपका और समीर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत की बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात महाराष्ट्र के सियासत की, जहां चुनावी पारा अपने शबाब पर है। और विशेष बात यह है कि सियासी दल जहां जनता को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं सहयोगी दलों को निपटाने की भी कोशिशें अंदर खाने से जोर पकड़ रही हैं। और ये इन चुनावों का दिलचस्प पहलू है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनावी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर अब भी रार है। तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन में भी कुछ उम्मीदवारों के नाम पर असहमति दिखाई दे रही है। अजीत पवार की एनसीपी ने मानखुर्द से नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा ने नवाब मलिक को अपना समर्थन देने से इनकार करते हुए शिवसेना के सुरेश पाटिल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। साथ ही नवाब मलिक की बेटी सना की सीट पर भी यही रणनीति अपनाने की बात कही है। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में बीजेपी ने 148, शिवसेना शिंदे गुट ने 80 और एनसीपी अजीत पवार ने 51 उम्मीदवारों को अधिकृत तौर पर AB फॉर्म दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया है। महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है सुरेश कृष्ण राव पाटिल और बुलेट पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने कल से उनका प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। एक और टेररिस्ट नवाब मलिक है और दूसरी ओर वोट जिहाद के नाम पे आग लगाने वाले अबू आदमी, दोनों को हम पराभूत करेंगे। वहाँ पे शिंदे सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, सुरेश बुलेट पाटिल। उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मेरी बेटी के यहाँ पे भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना शिंदे गुट हमारा विरोध कर रही है तो उससे हम लोगों को कोई चिंता का विषय नहीं है। उधर महाविकास आघाड़ी में बगावती सुर तेज होने लगे हैं। इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा 103, एनसीपी शरद पवार ने 83 और शिवसेना उद्धव गुट ने 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। फ्रेंडली फाइट के नाम पर गठबंधन के संबंधों में हुए सुराग को रफू करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। CWC मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों के 10,905 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। बुधवार को इन आवेदन पत्रों की जांच की गई।
प्रत्याशी 4 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। विभिन्न दलों के करीब 150 नेताओं ने अपनी पार्टी या बहुदलीय गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, लिहाजा इन दलों के पास मतभेदों को सुलझाने और बागियों को मैदान से हटने के लिए मनाने के लिए करीब 1 सप्ताह का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड के देने की जो साजिश थे, उसकी सियासत कहां आकर बैठी है। कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कर्नाटक में किसानों की जमीन वक्फ को देने की साजिशों के दावों के बीच बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और इस विषय पर काम कर रही संयुक्त संसदीय समिति को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि इन किसानों को गवाह बनाए जाए। इसके बाद किसानों से जुड़ी वक्फ की सियासत और गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही कर्नाटक सरकार किसानों की जमीन को वक्फ में बदलने पर सफाई दे रही हो, लेकिन भाजपा उसकी मंशा और नीयत पर सवाल उठाते हुए हमलावर है। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर मामले में विजयपुरा जिले के प्रभावित किसानों को गवाह के तौर पर बुलाने का आग्रह किया है। ये वही किसान हैं जिनकी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए नोटिस थमा दिया है। तेजस्वी सूर्या ने इन किसानों के साथ बैठक की। किसानों ने तेजस्वी सूर्या को बताया कि उनके पुरखे सदियों से इसे जोतते आ रहे हैं और उनके पास 1920 और 1930 के दशक के दस्तावेज भी मौजूद हैं, लेकिन अचानक उन्हें बिना सबूत के नोटिस भेजते हुए उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन को वक्फ की बता दी गई। दावा किया गया कि गांव की 1500 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। कुछ संपत्तियों के रिकॉर्ड में बिना तय प्रक्रिया के ही बदलाव कर दिए गए। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड टू विथड्रॉ दैट नोटिसेस। इवन MB पाटिल, जमीर अहमद, HK पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा, everybody clarified. Even in BJP period, they have given lot of notices for Waqf board. From Waqf board for farmers, in BJP government itself, they have given notices. कांग्रेस सरकार भाजपा पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार का कहना है कि अधिकारियों को सभी म्यूटेशन को रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। We are not affecting any farmer. Earlier also in the BJP regime, they had issued notices, but we are correcting. We have given instruction to all the revenue department, Tahsildar, DC, see that all that mutations which has been done in the RTC should be cancelled. मामला कुछ यूं है कि विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुका स्थित होनवाड़ा गांव के करीब 41 किसानों को हाल ही में जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी 1500 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। नोटिस में दावा किया गया कि यह जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन है और वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित है। वहीं किसानों का दावा है कि उनके गांव में इस्लाम की कोई दरगाह है ही नहीं और ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। नोटिस मिलने के बाद किसानों ने जमकर विरोध किया। इसके बाद सिद्धारामैया सरकार बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर तवांग के लिए रवाना हो गए हैं। अपने 2 दिनों के प्रवास पर रक्षा मंत्री सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत करेंगे और एक संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री तवांग में वायु वीर विजेता कार रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। डेप्सांग और डेमचोक में सेना की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सत्यापन प्रक्रिया जारी है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को दिवाली के अवसर पर चीन के सैनिकों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। दिल्ली वासियों को केंद्र की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक संयुक्त रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लागू की जाए, जिससे लोगों को केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल सके। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीएमए ने राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीद स्मृति समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन उपस्थित रहे। दीपावली के अवसर पर दिल्ली में बड़े स्तर पर मिठाइयों में मिलावट की जांच की जा रही है। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने विशेष अभियान चलाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के वैन दिल्ली के अलग अलग मार्केट में जाकर मिठाइयों की जांच कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा केस में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने इस विवाद से जुड़े सारे 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई का फैसला किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच MDH और गैलेंट एडवांस TMT रैबर, निर्माण का रियल हीरो।